हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान के वीडियो सीरीज को कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो है खिलजी वंश वह 1290 से 1320 ईस्वी के बीच शासन करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा वीडियो लुसेंट सामान्य ज्ञान से है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस लुसेंट वीडियो सीरीज को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि गुलाम वंश के जो शासन था उसको समाप्त किया गया था। और उसके बाद 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो 13 जून 1290 ईस्वी को जो हमारा खिलजी वंश है उसकी स्थापना होता है। और इसके संस्थापक का नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि डेट जो कि 1290 है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। अब जब इन्होंने अपना वंश को स्थापित किया, अपने राज्य को स्थापित किया, तो इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। ठीक है, आगे है कि जो जलालुद्दीन की हत्या है, ठीक है, यानी कि जो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं उनकी हत्या 1296 ईस्वी में, ठीक है, 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो था कड़मानिकपुर, ठीक है, कड़मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में है, वहां पर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो जलालुद्दीन की हत्या था वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या किया जाता है, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, इनकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि रिश्ते में भतीजा एवं दामाद दोनों लगते हैं यहाँ पर जलालुद्दीन के। ठीक है, भतीजा एवं दामाद जो थी अलाउद्दीन खिलजी ने, इन्होंने इसकी हत्या कर दी। कहाँ पर हत्या की? इलाहाबाद में। स्थान का नाम है कड़मानिकपुर। ठीक है, कड़मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या होती है 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी कौन था? तो वो संस्थापक था खिलजी वंश का। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका पूरा नाम हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1296 को अब अलाउद्दीन अपने यानी कि चाचा का हत्या करता है। यानी कि वह जो अलाउद्दीन है वह हत्या करने के बाद 22 अक्टूबर 1296 को अपना राज्याभिषेक कराता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। आगे है कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली और गुरसप। ये उसका गुरसप इसका नाम था, दो नाम थे, अली और गुरसप। तो ये अलाउद्दीन के बचपन के नाम थे। तो यहाँ पर हमें आपको याद रखना होगा सिर्फ ये कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान 1296 में बना और इसका बचपन के नाम दो थे, एक अली और दूसरा गुरसप। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। ठीक है, दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी जब शासन करता है तो उसने एक जो बड़ा बदलाव किया सेना के रूप में, सेना के स्तर पर, कि उसने नगद वेतन देना, अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। यानी कि उसने फिक्स कर दिया कि हम महीने में इतना रुपए आपको देंगे। साथ ही साथ अस्थाई कर दिया, जो सेना की नौकरी थी उसको इसने अस्थाई कर दिया। और इस तरह से यह जो था अलाउद्दीन खिलजी सेना में बहुत अच्छा सुधार किया और सबसे विशाल अस्थाई सेना का निर्माण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह विशाल अस्थाई सेना का निर्माण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी होता है और यही शुरुआत करता है नगद वेतन और अस्थाई सेना का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और बदलाव करता है, चूंकि ये अपने सैन्य क्षेत्रों में बदलाव अच्छा करता है, तो इसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का
हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। देखिए यहाँ पर घोड़ा दागने से सीधा सा अर्थ है घोड़े की पहचान से, ताकि घोड़े का पहचान किया जा सके कि हाँ ये अलाउद्दीन खिलजी के राज्य का घोड़ा है या फिर ये अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों का घोड़ा है। और वहीं पर सैनिकों की हुलिया लिखने का अर्थ होता है सैनिकों की जो शारीरिक बनावट है, जैसे गोरा, कितना मतलब गोरा काला, या फिर उसकी हाइट को लिखना, साथ ही साथ कुछ ऐसे पहचान को लिखना जैसे उसके मुख पर कट का निशान, तिल का निशान, जिस तरह से हम लोग आजकल फॉर्मों में लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों में सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। हुलिया का मतलब होता है कि उसके हाव भाव को लिखना, उसके संरचना को, उसके फिजिकल संरचना को लिखना, उसके वजन को लिखना, उसके जो फेस पर कुछ निशान है उसको लिखना, इस तरह से उसके कद काठी के बारे में लिखना, यहाँ पर सैनिकों का हुलिया होता है। ठीक है, तो ये जो शुरुआत थी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है ये कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो अस्थाई सेना का और नगद वेतन का शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ इन अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा का शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है और इसे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अमीर खुसरो का मूल नाम महमूद हसन था। जो अमीर खुसरो हैं उनका जो मूल नाम है मोहम्मद हसन है। उनका जो जन्म है पटियाली यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ था। उनका जो जन्म है पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमारा है वहाँ पर बदायूं के पास हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख नजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। ठीक है, तो नजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुए। जो खुसरो थे वह नजामुद्दीन औलिया के शिष्य होते हैं और इनका जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास होता है, जो कि 1253 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और ये जो औलिया है नजामुद्दीन औलिया, शेख औलिया भी इनको कहा जाता है, तो उनके ये शिष्य होते हैं, शिष्य हुए। और वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक जो यहाँ पर अमीर खुसरो थे, ये बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे, यानी कि ये दिल्ली के दरबार में रहे। ठीक है, और इन्हें तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता, अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है कि अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले का आविष्कार किया। देखिए अमीर खुसरो के बारे में जो हमें चीजें याद रखनी है वो ये है कि अमीर खुसरो के जो गुरु थे या फिर आप कह सकते हैं कि अमीर खुसरो जिनके शिष्य थे उनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। वे एक सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत। साथ ही साथ यहाँ पर यह याद रखना है कि इन्हें भारत का तोता कहा जाता है, यानी कि तूतीय हिंद। ठीक है, तूतीय हिंद भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। साथ ही साथ इस बात को बड़े ध्यान से रखिएगा याद कि सितार एवं तबले के आविष्कारक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। चलिए आगे है कि अब हमें यहाँ से शुरुआत करना था कि अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। तो यहाँ पर अलाउद्दीन सैनिकों की सुधार करता है, चूंकि सैनिकों को अस्थाई सेना देता है तो उसके पास राजस्व होने चाहिए, धन होने चाहिए। इसके लिए उसने अपने उपज में बढ़ोतरी कर देता है कि उपज में जो दर होगा, जो टैक्स होंगे उसकी बढ़ोतरी कर देता है और 1/2 भाग यहाँ पर कर देता है। और फिर इसने और बदलाव करता है, इसने खस्म यानी कि लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से 3/4 भाग कर दिया। तो ये लूट के धन में भी हिस्सा लेता था। साथ ही साथ यहाँ पर सैनिकों के स्तर पर अलाउद्दीन खिलजी ने बदलाव किया था। उसी तरह से इन्होंने बाजार पर भी यानी कि व्यापार पर भी एक अच्छा बदलाव किया था। व्यापार बाजार नियंत्रण पर भी अच्छा प्रयास इसने किया था। यहाँ पर है कि इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। अब दहशत फैला दिया कि अगर आप कम तौलेंगे तो आपके शरीर से मांस काट लिया जाता है। और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। और ये मूल्य नियंत्रण की प्रणाली को दृढ़ता से लागू करता है
अब देखिए ऐसा क्यों करता है, तो इसके पीछे के निर्णयों पर ये चीज़ निर्भर होता है, क्योंकि यह अस्थायी सेना रखता है और सेना को एक नगद कीमत देता है। तो यहाँ पर सैनिकों का जो खर्चा है वो ना बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, मूल्य नियंत्रण पर फोकस करता है और बाजार मूल्य नियंत्रण को शुरू करता है। और इसे यह बहुत ही कठोरता के साथ पालन करवाता है लोगों से। और इसने कहा कि व्यापारियों से कहा कि अगर आप बेईमानी करते हो और बेईमानी करते हुए पकड़े जाते हो, कम तौलते हुए पकड़े जाते हो, तो आपके शरीर से मांस काट लिया जाएगा जितना आप कम तौलोगे। ठीक है, आगे है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था। तो दक्षिण भारत की उसे विजय के लिए मलिक कफूर को उसने भेज दिया था। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर है कि बाजार नियंत्रण के लिए, ठीक है, बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इन पदों को देख लेते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बाजार को नियंत्रित करने के लिए बनाया था, क्योंकि आदेश दे देने से बाजार नियंत्रित नहीं होते हैं। आप सिर्फ कह दीजिएगा कि अगर आप कम तौलते हैं तो आपके शरीर से मांस काट लिया जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इसके पीछे अलाउद्दीन खिलजी इसको समझते थे और उन्होंने इसके पीछे कई पदों का निर्माण किया इसको संतुलित तरीके से लागू करने के लिए। जैसे दीवान ए रियासत एक पद इन्होंने बनाया, और यह जो था व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। यानी कि बाजार में पूरी व्यवस्था का संचालन जो था दीवान ए रियासत के द्वारा किया जाता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक पद गठित किया गया। उसके बाद है सहाना ए मंडी। और सहाना ए मंडी यह जो था प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था, यानी कि प्रत्येक बाजार में एक सहाना ए मंडी नाम से पद था, और ये क्या करता था कि बाजार का अधीक्षक करता था, ठीक है, अधीक्षक होता था। ठीक है, आगे है बरीद। बरीद जो था वह बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, घूम घूम कर जानकारियां लेता था, चीजों को जांचता था, ये बरीद का काम था। ठीक है, उसके बाद है मुनहियान एवं गुप्तचर। ठीक है, मुनहियान एवं गुप्तचर जो कि गुप्त सूचना प्राप्त करते था, बाजार से संबंधित जो भी गुप्त सूचनाएं थी उसे वह प्राप्त करता था और बाजार में जो कमियां थी उस पर सुधार करने के लिए वह सुझाव देता था या प्रयास करते थे। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी उसको दृढ़ता से लागू करने का पूरा प्रयास किया था यहाँ पर। ठीक है, आगे है जमियत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा। यहाँ से हमें शुरू करना है, क्योंकि हम लोगों ने ये देख लिया था कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था कि आप जाओ और दक्षिण भारत की विजय वहाँ पर दक्षिण भारत में राज्य का प्रसार करो। आगे है कि जमियत खाना मस्जिद। ठीक है, जमियत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण जो था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो आपको याद रखना है कि जमियत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा सीरी का किला तथा हजार जो खंबा महल है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अब देखिए अलाई दरवाजा के बारे में एक चीज यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किस संरचना को या किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर सीधा आपको जवाब याद रखना होगा अलाई दरवाजा का, और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। देखिए दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। यहाँ पर दैवी अधिकार का क्या मतलब होता है, देखिए जो दैवी अधिकार का मतलब यहाँ पर होता है देवताओं के द्वारा दिया गया अधिकार। यानी कि दैवी अधिकार को आप सीधा समझे तो देवताओं ने राजा को अधिकार दिया है और जो जनता है, जो प्रजा है, उसे राजा की बात माननी चाहिए। तो इस सिद्धांत के अंदर ये धारणा होता है कि जो राज्य है, जो राज्य क्षेत्र है, वह भगवान के द्वारा, ठीक है, किसी देवी शक्ति के द्वारा या भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है, वह मानवीय नहीं है, वह भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। और इस राज्य पर नियंत्रण का जो पूरा भार है वह भगवान पर है, और भगवान इसके लिए अपने एक मतलब
अपने एक सहयोगी को या फिर अपने एक शिष्य को यहाँ पर भेजा है, जो कि इस राज्य का नियंत्रण करेगा, इस राज्य पर शासन करेगा। और इसी सिद्धांत को यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया कि हाँ, मैं वो दूत हूँ जो जिसे भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो आप दैवीय अधिकार सिद्धांत को समझ गए होंगे। आगे है सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। देखिए, सिकंदर ए सानी का मतलब होता है जो महान सिकंदर हुआ उसके समकक्ष या फिर उसके जैसा, ठीक है। यानी कि सिकंदर के तरह महान, ये जो उपाधि का मतलब हुआ कि सिकंदर की तरह महान या महान अलेक्जेंडर या फिर सबसे महान सिकंदर, ये इसका मतलब होता है, अर्थ होता है। और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने खुद पर विभूषित किया, यानी कि खुद को घोषित किया कि वह सिकंदर जैसा महान है या सिकंदर से महान, सिकंदर के तरह महान है। अलाउद्दीन खिलजी इसे अपने नाम के साथ जोड़ते हुए यह चीज को मतलब स्थापित करने का प्रयास किया। आगे है कि अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दीवान ए रियासत का मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख मंत्री, आप इस तरह से कह सकते हैं कि प्रमुख मंत्री या प्रमुख सलाहकार। तो जो अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को अपना दीवाने रियासत नियुक्त किया। आगे है कि अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। जो परवाना नवीस था वह वस्तुओं की परमिट जारी करता था। आज भी आप देखते हैं कि ये गाड़ियों को परमिट मिलता है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो परवाना नवीस नामक अधिकारी होते थे वह वस्तुओं की परमिट जारी किया करते थे, ठीक है। आगे है सहाना ए मंडी। सहाना ए मंडी क्या था, तो यह खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। यानी कि सहाना ए मंडी का मतलब हुआ है कि खाने पीने वाले जो पदार्थ थे वह उस मंडी में ले जाकर बेचा जाता था, ठीक है। आगे है सराय ए अदल। सराय ए अदल, यहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आते थे। यानी कि जो किराना के सामान होते हैं वो सराय ए अदल में बिकने आते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में, ठीक है। तो यहाँ पर सहाना ए मंडी के बारे में हम लोगों ने जाना कि सहाना ए मंडी जो होता है वह खदानों की बिक्री हेतु, यहाँ पर खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। और सराय ए अदल का मतलब होता है कि सीधा मतलब आप समझिए कि जैसे वस्त्र हुआ, शक्कर हुआ, जड़ी बूटी हुआ, मेवा, दीपक, इन सारी चीजों को, ठीक है, अन्य निर्मित, यानी कि इन सारी चीजों को सराय ए अदल में बेचा जाता था। दो चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो अलाउद्दीन ने मलिक अबू को दीवाने रियासत घोषित किया, और अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त जो परवाना नवीस था वह एक परमिट जारी करने वाला व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें अब जानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीखे फिरोज शाही में मिलती है। जो तारीखे फिरोज शाही है उसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां आप समझ रहे हैं कि किन्हें कहते हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं उनके बारे में जियाउद्दीन बरीनी की कृति यानी कि तारीखे फिरोज शाही में मिलता है। तो तारीखे फिरोज शाही में क्या वर्णन किया गया है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों को। और इसके यानी कि तारीखे फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी, ठीक है, या सीधा बरनी याद रखिएगा। बरनी के जो है बरनी, उनके द्वारा लिखा गया है तारीखे फिरोज शाही। आगे बढ़ते हैं। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, ठीक है, खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहाला इम बतूता एवं हसलातीन जो थे ये इसामी की कृति हैं, ठीक है, ये इसामी की कृतियां हैं, ठीक है। इसामी की कृतियां, इसामी नामक व्यक्ति या फिर लेखक ये हुए, और इन्होंने ये सारी चीजें लिखा जैसे कि खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहाला इम बतूता एवं फतूह असलातीन, ठीक है। तो ये इसामी के द्वारा लिखा गया कृति है, रचना है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में जो यहाँ पर बाजार मूल्य नियंत्रण, हम इस बात को जान रहे हैं कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण को या फिर बाजार नियंत्रण करने के लिए किस तरह से कठोर नियम बनाए थे, और इसको सफल बनाने में
जो मुहतसिब एवं नाजीर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुहतसिब और नाजीर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुहतसिब का मतलब होता है सेंसर और नाजीर का मतलब होता है नाप तौल अधिकारी। तो सेंसर लगाने वाले और नाप तौल अधिकारी जो थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ मूल नियंत्रण को सफल बनाने में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रयास था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक और चीज जानने को मिलता है कि राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। देखिए यहाँ पर है कि मिल्क इनाम और वक्फ, इसका मतलब होता है कि राज्य के द्वारा दिया गया भूमि किसी व्यक्ति को या फिर किसी समुदाय को किसी सामाजिक कल्याण के लिए या फिर आर्थिक सहयोग के लिए दिए गए भूमि थे, जिनको मिल्क इनाम या वक्फ के अंतर्गत रखा जाता था। और इसके अंतर्गत जो भूमि दिया गया था उसको यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी वापस लेता है और खालसा भूमि में बदल देता है। खालसा भूमि का यहाँ पर अर्थ है कि ऐसा भूमि जिसका राजस्व सीधा के सीधा सुल्तान के खजाने में जाता था, सुल्तान के पास जाकर उसके खजाने में सीधा के सीधा डिपॉजिट हो जाता था, वहां पर उसके खजाने में जमा होता था। ठीक है, यहाँ पर आखिर ऐसा करने का काम क्यों किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? क्योंकि वह एक अस्थाई सेना रखा हुआ था और अस्थाई सेना के लिए उसने नगद वेतन भी रखा हुआ था। तो सैनिकों को वेतन देने के लिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को अधिक से अधिक राजस्व का जरूरत थी और एक नियमित राजस्व की आवश्यकता थी। और इसके लिए उसने इस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाया कि हम इस तरह से करेंगे कि जो भी भूमि हम दान में दिए हैं या फिर जो ऐसे भूमि जो सरकारी भूमि है उसको फिर से अपने कब्जे में लेंगे और उसका जो टैक्स होगा वो सीधा के सीधा खजाने में, अपने खजाने में लाया जाएगा, जिससे कि सैनिकों को नगद वेतन दिया जा सके और उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसके लिए इसने इस तरह के प्रयास किए। आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर, एक था चराई कर और दूसरा था गढ़ी कर। तो देखिए यहाँ पर दो कर लगाया गया, एक तो चराई कर और दूसरा गढ़ी कर। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह करों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और बाजार नियंत्रण पर, मूल्य नियंत्रण पर भी ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है अपने सैनिकों के प्रति वो जो अपना सैनिक बनाया था, अस्थाई सेना को स्थापित किया था, उसके लिए ये सारे प्रयास यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, चराई कर जो है वह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता है। जो चराई कर है वह दुधारू पशु जो कि दूध देने वाले पशु होते हैं उन पर चराई कर लगाया जाता था। और गढ़ी कर जो था वह घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाना वाला कर था। घर और झोपड़ी पर जो था अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कर लगाए जाते थे उसका नाम गढ़ी कर था। और ये दो नए करों का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही यहाँ पर 1297 से 1306 ईस्वी तक, ठीक है, 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए, यानी कि मंगोलों ने 6 आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जो कि 1297 से लेकर 1306 के बीच में ये सारे आक्रमण होते हैं। पहला आक्रमण जो होता है, प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में। तो कादर खां इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था और पहला आक्रमण 1297 ईस्वी में किया जाता है। दूसरा आक्रमण तुरंत ही किया जाता है 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, ठीक है, सल्दी के नेतृत्व में। और तीसरा आक्रमण किया जाता है 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, ठीक है, कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। पहला आक्रमण किया गया कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण किया गया सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण किया गया कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। आगे देखते हैं यहाँ पर चौथा आक्रमण जो होता है 1303 ईस्वी में, यह तारगी के नेतृत्व में। और पांचवा जो आक्रमण होता है 1305 ईस्वी में, उसका नाम है अली बेग और तारकक के नेतृत्व में, ठीक है, तारकक के नेतृत्व में। और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में जो होता है वह
कबक एवं इंग इकबाल मंद के नेतृत्व में इकबाल मंद के नेतृत्व में होता है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। पहला जो आक्रमण होता है 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा जो आक्रमण होता है वह होता है 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा जो आक्रमण होता है 1299 ईस्वी में, वह भी कुतलुंग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा जो आक्रमण होता है वह होता है 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। और पांचवा जो आक्रमण होता है वहां पर 1305 में उसके नेतृत्व में थे अली बेग और तारकक, दो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। और छठा जो आक्रमण होता है वह 1306 में होता है और इसके नेतृत्व में थे कबक और इकबाल मंद। तो इस तरह से यहाँ पर मंगोलों के द्वारा 6 आक्रमण किए जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो हुई थी 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। इसकी मृत्यु यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मृत्यु हुआ 5 जनवरी 1316 को हो गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो कि 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में, उसके बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका नाम होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। यह जब 1316 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात, तो इसकी एक जो पसंद है वह है नग्न स्त्री पुरुष की संगत। इसको पसंद थी किसे? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। इस बात को याद रखिएगा। यह बेढंगा किस्म का एकदम राजा था, सुल्तान बन गया और इसको अजीब अजीब इसके शौक हैं। आगे देखते हैं। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बारनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। एकदम सठियल राजा था ये मुबारक खिलजी, इसका नाम है मुबारक खिलजी। कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था और साथ ही साथ कभी कभी वह नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। आगे है कि मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो मुबारक खां यहाँ पर खलीफा का उपाधि धारण करता है। आगे यहाँ पर है कि मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो मुबारक के जो वजीर था खुसरो खां, अब यहाँ पर खुसरो खां क्यों नहीं हत्या करेगा? ये जो मुबारक खिलजी था ये कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर कभी नंगा चला जाता था। आप उसके सोचिए कि वो किस तरह का इंसान होगा। तो यहाँ पर जो वजीर उसका था खुसरो खां, उसकी हत्या कर देता है और फिर 15 अप्रैल 1320 को उसकी गद्दी को हथिया लेता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। आगे है कि खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करता है। यह पैगंबर की सेनापति का उपाधि धारण करता है खुसरो सिंह। तो इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर जो है समाप्त होता है जो खिलजी वंश पर था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। इसके अगले वीडियो में लुसेंट जो सामान्य ज्ञान का हमारा सीरीज चल रहा है उसके अगले सीरीज में हम जल्द ही मिलने वाले हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।